नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड हम फिर से एक नया एपिसोड लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है क्योंकि आज तक हमने ऐसे किसी गेस्ट के साथ नहीं किया पॉडकास्ट। वी हैव विद अस डॉक्टर अंकित कुमार। ये मेडिकल वर्ल्ड में बहुत फेमस है। अगर मैं फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स के सामने डॉक्टर अंकित कुमार का नाम लूँ तो यू आर अ स्टार फॉर देम सर। थैंक यू। वेलकम टू आवर शो। माय सर, प्लेजर। आप मेडिकल वर्ल्ड के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जीतू भैया है। आपने ऐसा क्या किया है, कैसे आपने स्टूडेंट्स की हेल्प की है कि आप ऐसा फेम कमा चुके हैं इस वर्ल्ड में? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बच्चों का प्यार है। ये हमारी एक फ्रेटर्निटी है जो बहुत ही क्लोज फ्रेटर्निटी है। जैसे हम पास होकर निकलते हैं, हमारी मेडिकल लाइन में क्या होता है, सीनियर जूनियर बहुत चलता है। अच्छा। मतलब जूनियर को कैसे पढ़ना है वो टीचर के पास नहीं जाता, वो सीनियर के पास जाता है। अच्छा। सो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब मेरी MBBS और MD ख़त्म हुई थी, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने प्रोफेशन को लेके टीचिंग लाइन में आ गया। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। बस वहीं से हमारी जर्नी शुरू हो गई। बच्चे कनेक्ट होते गए और धीरे धीरे बच्चों का प्यार है दैट आई हैव गेन्ड ड्यूरिंग माय जर्नी। इतनी छोटी एज में आपने इतना प्यार कमाया है एंड इतने लोगों की हेल्प करी है, इतने स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, तो ऐसा क्या आपने, आपका सीक्रेट क्या है कि आप स्टूडेंट्स को क्या ऐसा सिखाते हैं कि वो आपको इतना प्यार करते हैं? बच्चों को मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ पढ़े, अगर हम उसे सिंप्लीफाई करके नहीं पढ़ सकते तो उसे पढ़ना बेकार है। चीज़ें अच्छा। कॉम्प्लेक्स नहीं है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। किसी भी चीज़ को अगर अप्रोच करना है लाइफ में, चाहे वो आपकी मेडिकल साइंस हो, चाहे लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हों, तो हमारे पास 4-5 जो हमारे सबसे अच्छे मित्र मैं कह सकता हूँ वो होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट, वाई, whom, whose एंड। अच्छा। तो ये 4-5 वर्ड्स अगर हम हर चीज़ में अप्लाई करें कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसको अगर हम माइंड में सोच ले, हम कोई भी कंसेप्ट, कोई भी स्टडी का टॉपिक, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सो मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती थी कि कोई भी टॉपिक अगर मुझे पढ़ाना है बच्चों को, तो मुझे ऐसे समझना है कि उस सामने वाले को कुछ नहीं आता, वो बहुत ही लेमैन है, जैसे वो अभी पैदा होके निकला है। अगर मैं उसको समझा सकता हूँ तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट तो ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो तो बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे। हाँ जी। सो सिंप्लीफाई चीज़ें रखेंगे तो लॉन्ग टर्म रिटेन भी रहती है। तो आपका तरीका ये है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करें बिल्कुल और तभी चीज़ें समझ आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली डॉक्टर जब MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, तो उनको ये होता है कि हम कमाएंगे अगर हम डॉक्टर बनते हैं। बट आपने क्यों डिसाइड कर लिया कि आप पढ़ाएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर? एक्चुअल में तो मैं दोनों काम करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ प्लस मैं अपना प्राइवेट मतलब जो मुझे प्रैक्टिस करना है मैं वो भी करता हूँ। पर दो चीज़ें होती है, एक आपका पैशन होता है और एक आपकी हॉबी होती है। जैसे अच्छा। हमारी दो चीज़ें, हाँ। हॉबी और पैशन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। जो हमारा, हम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं वो हमारा प्राइवेट काम है जो हम कर रहे हैं। अच्छा। बट जब हम वो करके निकलते हैं बाहर तो हम सोचते हैं कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। जो एक बात दिल से बाहर निकलती है कि हाँ यार ये करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, अब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, मैंने प्राइवेट अपने पेशेंट्स को देख लिया, सब कर लिया। उसके बाद जब खाली टाइम मिलता है तब अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे ये काम करना है। सो टीचिंग मेरे लिए एक ऐसा काम है कि जो मैं बहुत ही पैशनेट वे में करना चाहता हूँ और हमेशा करता हूँ। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थॉट। यस। तो सर, जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करके एक बार डॉक्टर बन जाते हैं या जिस भी लेवल पे होते हैं, वो कितना कमा लेते हैं? कि इंडिया में अगर कोई डॉक्टर रेजिडेंट लेवल पे है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो हर लेवल पे कितना कितना कमा लेते हैं डॉक्टर्स? तो अगर हम बात करें कि एक बच्चे ने अभी MBBS पास की है, तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है उस समय 50,000 टू 1 लाख रुपीस होती है। MBBS के बाद? MBBS के बाद डिपेंडिंग अपॉन द अच्छा। स्टेट, बट मिनिमम 50,000 से तो ज़्यादा हर किसी को मिल ही जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। आफ्टर MBBS 6 साल की MBBS है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क ऑल्सो। एग्जैक्टली। नाउ आफ्टर MBBS अगर बच्चा कोई स्पेशलिटी करता है, MD या MS करता है, ड्यूरिंग रेजिडेंसी भी उसको लगभग इतना ही मिलता है, 50,000 टू 1 लाख रुपीस ड्यूरिंग स्टडी। यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ पैसे मिलते हैं, हमारी मेडिकल लाइन की ये ब्यूटी है। अच्छा।
आफ्टर एमडी एंड एमएस इज कंप्लीटेड, 3 साल की एमडी एमएस कंप्लीट होने के बाद अब बच्चे के पास ऑप्शन होता है या तो प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब में प्रोफेसर बन जाए। ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आता है तो अगेन सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अराउंड 1 लाख 1.25 लाख ही होती है। ये तो अच्छी सैलरी है। यस बट तब तक आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो it takes time. आप 30 इयर्स पार कर चुके होते हैं। अच्छा। यस क्योंकि 6 साल की एमबीबीएस, फिर 3 साल आपने एमडीएमएस में किया। हाँ। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत 2-3 साल की रेजिडेंसी भी करनी होती है। हाँ। और पहली बार में किसी का एंट्रेंस भी नहीं होता, कई बार हाँ। क्लियर, तो ड्रॉप भी लेना पड़ता है। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज 10 से 12 साल लग ही जाते हैं। सो आफ्टर 30 कई बार शुरुआत में गवर्नमेंट जॉब जैसे ही बच्चे की लगती है उसे 1-1.25 लाख रुपए के अराउंड जब मिलता है, कई बार लगता है कि हाँ थोड़ा कम मिल रहा इतने है, सालों बाद। हमने इतनी मेहनत की है। बट यस वहाँ पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि आप उन लोगों को ट्रीट कर रहे हो जिनको कोई नहीं देख रहा। ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेशेंट्स आते हैं उनके पास, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के पास बहुत गरीब होते हैं, उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं होते। तो यहाँ पे हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको मुफ्त में इलाज प्रोवाइड करती है, मेजॉरिटी ऑफ दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं। अच्छा। एंड वहाँ पे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो फिर आप कह सकते हो कि किसी भी पैसे से तो बहुत ही ऊपर है। बट येस विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, वहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हो, बीइंग अ प्रोफेसर आप पेशेंट देख रहे हो, प्लस धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। एंड आज की डेट में रिटायरमेंट पे अराउंड 5 लाख तक की सैलरी हो जाती है डॉक्टर की ड्यूरिंग रिटायरमेंट। यस। अच्छा। इंक्रीमेंट बहुत जल्दी होते हैं यहाँ पे। अच्छा। प्लस बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं डॉक्टर्स को, बीइंग इन अ छुट्टियाँ काफ़ी मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं और घूमने को बहुत मिलता है, बिकॉज हमें काफ़ी कॉन्फ्रेंस अपनी नॉलेज को दूसरों से एक्सचेंज करना होता है और दूसरों की नॉलेज लेनी होती है। सो वी ट्रेवल अ लॉट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट वेल Yes. पेइंग, बट फिर टाइम भी उतना लेता है और हार्ड वर्क भी उतना है। Yes. तो क्या ये जो डॉक्टर लाइन में एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं या फिर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस बनाते हैं, वो लोग कितना कमा लेते हैं? यस यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं स्काई इज़ द लिमिट। आई वुड से कि आफ्टर यू हैव डन योर स्पेशलिटी, आपकी स्पेशलिटी हो जाती है एंड आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जा रहे हो, लेट्स से या तो आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ जॉब ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। उसमें अगर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो एंड आफ्टर 15-20 ईयर्स मज़ा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आफ्टर 15 to 20 ईयर्स आपका बहुत अच्छा नाम क्रिएट हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारी मेडिकल लाइन में यही है कि जितना पुराना डॉक्टर है, जितने बाल उसके सफ़ेद है या जितना वो बाल उड़ चुके हैं वो जो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ। सो येस आफ्टर 15-20 ईयर्स जो डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आई वुड से उनके पैकेजेस आर इन करोड्स। इट कुड बी 1 to 5 करोड्स इजीली। ओह माय गॉड। यस। एंड अगर आपने बात की एंटरप्रेन्योर की, अगर डॉक्टर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेता है और मान के चलते हैं वो हॉस्पिटल चल जाता है, इट कुड बी मच मोर इवन दैट, मतलब उससे भी ज़्यादा फिर वो अर्न कर सकता 5 है, करोड़ से भी ऊपर ज़्यादा कर एक सकता है। महीने में। बट इस बात को ध्यान रखना है कि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है उसमें, एग्जैक्टली। मतलब लैंड कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, मशीन्स जो है काफ़ी महंगी आती हैं, स्टाफ है, बेड्स हैं, सो देर आर मेनी थिंग्स विच अ पर्सन हैज़ टू टेक केयर ऑफ। Exactly. उसके बाद वो कमा लेता है, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस आई वुड से। अच्छा, तो क्या पैसे दे के भी कोई डॉक्टर बन सकता है इंडिया में? यस बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अब रिसेंटली पिछले कई दशकों से हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हाँ। और उसमें अगर किसी बच्चे का नीट में बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, जो एक सरकारी हॉस्पिटल में जा सकता है, सो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। अच्छा। बट इन कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक बेसलाइन नीट का मार्क्स होते हैं कि एटलीस्ट इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए आपके पास, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है इनमें भी। ओके। और अगर बेसलाइन से ऊपर आ गए बट फिर भी दैट स्टूडेंट इज़ नॉट वेरी गुड एट पढ़ाई, तो वो तो डॉक्टर बन गया 5 साल की पढ़ाई के बाद पास होके। तो यहीं पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी
जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हम कह सकते हैं एनबी ही है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो ये परफॉर्मा लाते हैं कि लेट्स से अगर 600 मार्क्स का सवाल, 600 मार्क्स का पेपर है, तो एटलीस्ट वो कहते हैं कि 300 या 400 मार्क्स आपके आने चाहिए, अच्छा। तभी जाके आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं Okay. कि किसी के 0 आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं, यस वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो उन्होंने इवन फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, एंड यस ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जैसे जॉर्जिया वगैरह पढ़ाई करने, वहाँ तो नीट का स्कोर नहीं चाहिए होता, नहीं वहाँ नहीं चाहिए, और वहाँ से डॉक्टर बन के इंडिया वापस आते हैं। यस अब यहाँ पे एक कैच है एक्चुअली। अगर हम बात करें जॉर्जिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इवन मॉरिशस, बहुत जगह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंडिया के बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे एक मेन फैक्टर है कॉस्ट का। अच्छा। इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कंपैरेटिवली फॉरेन कॉलेजेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा फीस है। अच्छा। तो वहाँ पे फीस कम है, अच्छा। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है मेडिकल टूरिज्म को कि बच्चे आए हमारे पास यहाँ पढ़े और हमारी इकॉनमी को बढ़ावा मिले। ओके। बट जब वो बच्चे वापस इंडिया में आते हैं वो सीधा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अच्छा, ऐसा भी है। उनको पहले एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा इंडिया का, जिसे हम बोलते हैं FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ओके। जब वो एग्जाम क्लियर कर लेगा तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा अब इंडिया में एटलीस्ट प्रैक्टिस करने लायक है। अच्छा। और उसके बाद वो बच्चा एज एन इंडियन मेडिकल स्टूडेंट की तरह आगे की पढ़ाई कर सकता है, अगर उसे MD करना है, MS करना है। तो ये शर्त हमेशा रहती है कि बाहर से कोई भी किसी भी देश से बच्चा आए उसे पहले इंडिया में एग्जाम क्लियर करना चलो, दैट पड़ेगा। इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया ने ऐसा एक क्राइटेरिया रखा है कि कोई भी आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता और हमारे देश के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकता। ये ज़रूरी भी है। हाँ। रीज़न बीइंग क्या है कि बाहर से बच्चा आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा Exactly. वो कितना केपेबल है। और Exactly. मेडिकल लाइन बहुत सेंसिटिव लाइन है, आपके हाथ में पेशेंट की, एक ह्यूमन की जान है, एक पेशेंट की Exactly. जान है। तो हम इजीली किसी के हाथ में ऐसे मतलब स्किल नहीं दे सकते, उसको अलाउ नहीं कर सकते हाँ कि जी। आप हाथ लगाए। तो जैसे कि आपने यही बोला कि डॉक्टर्स के हाथ में पेशेंट्स की जान होती है, तो क्या इंडिया में जो मेडिकल स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है इस टाइम? क्या वो प्रिपेयर्ड है, रेडी है कि हमारे देश के डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स को रेडी कर पा रहे हैं उस वे में कि वो हमारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सके? इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर मैं कहूँ एम्स, जिपमर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे कॉलेजेस, I would say that they are one of the best institutes in the world right now. फॉर रियल? For real, yes. यहाँ पे हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एंटर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, बट यहाँ से जो बच्चे पास हुए हैं और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, अगर हम इनके पब्लिकेशंस देखें और इनका बैकग्राउंड देखें, these doctors are world recognized doctors and they are one of the best doctors in the world right now, who are working for, you can say in government sector, the best doctors in India, they are working in government sector और वो पुअर पेशेंट्स को फ्री में देख रहे हैं आज की डेट में। ये ब्यूटी है हमारे मेडिकल साइंस की, हमारे देश की हम कह सकते हैं। नाउ आपकी बात भी कहीं हद तक ठीक है कि हमारे पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे इंडिया डेवलप किया है, ग्रो किया है, बहुत सारे नए मेडिकल इंस्टीट्यूट भी खुले हैं। अगर हम इन इंस्टीट्यूट की बात करें, एम्स वगैरह ये बहुत पुराने हैं, ये इंडिपेंडेंस के बाद के बने हुए हैं। जैसे प्राइवेट भी हो गए। अब बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। यस, इनको थोड़ा सा अभी उस लेवल पे आने में कुछ साल लग जाएंगे। अच्छा, बट हमारे देश के लोगों की जान सही हाथों में है अगर हम गवर्नमेंट वाले अच्छे डॉक्टर्स की बात करें। नो डाउट इन दैट। आई वुड से कि बाहर से, दूसरे देशों से पेशेंट्स हमारे पास इन अस्पतालों में दिखाने आते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। सस्ता भी पड़ता है, फैसिलिटीज़ भी हैं और ट्रस्ट भी है। इंडियन मेडिकल टूरिज्म इज़ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप देखें कि बाहर से दो लोग जो हैं इंडिया में ट्रीटमेंट सिर्फ पैसे की वजह से नहीं आ रहे, उनको एक ट्रस्ट भी डेवलप्ड है अच्छा। कि यहाँ पे जो इलाज होगा वो एकदम ऑनेस्ट वे में होगा। अच्छा।
तो यहाँ पे इट इज़ अ वेरी, इंडिया का मेडिकल जो हेल्थ इंडस्ट्री है, इट हैज़ अ वेरी गुड स्कोप और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। चलो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि मैं सही हाथों में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यही बात कर रहे हैं कि लोगों की जान जो हाथों में है, तो कई बार डॉक्टर्स ये चीज़ फेस करते हैं कि जो उनके आगे पेशेंट है, कई बार उनकी जान चली जाती है, तो डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर मैं इसका जवाब दूं एज अ ह्यूमन, यस, कोई आपके सामने मर रहा होगा तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, आप Exactly. स्ट्रेस में आ सकते हो। कई लोग तो पीटीएसडी में भी चले जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे हम कहते हाँ हैं। जी। बट इस बात को हमेशा मेडिकल साइंस में ध्यान में रखा जाता है। हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ही इसी तरीके से करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक बच्चा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आता है, पहले ही दिन उसे डेड बॉडी दिखा दी जाती है, जैसे हम कैडेवर बोलते हैं, और उसके हाथ में स्कैल्पल दिया जाता है और कहा जाता है आप इसे डिसेक्ट करो और देखिए इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है। पहले दिन से ही ये एनाटॉमी में शुरू हो जाता है, डिसेक्शन हॉल होता है और वहाँ कैडेवर्स पड़े होते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पहले दिन से शुरू हो जाती है। पहले दिन मान के चलिए फर्स्ट ईयर में उसने डिसेक्शन की, वहीं पे उसे बहुत सारे ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं डेड बॉडी के। उसके बाद जैसे ही वो सेकेंड ईयर में आता है, उसे क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भेज दिया जाता है डॉक्टर को, और वहाँ पे वो पेशेंट्स को एग्जामिन करता है, इमरजेंसीज में देखता है कि कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और सीनियर्स कैसे उनको रिवाइव कर रहे हैं, सर्जरीज में असिस्ट करते हैं। वो सेकेंड ईयर से ही एक 19 साल का लड़का या लड़की ऐसे काम कर रहे होते हैं। अब इमेजिन करिए, जिस बच्चे की ट्रेनिंग 18-19 साल से शुरू हो गई, अब वो 24-25 साल तक उसकी एमबीबीएस खत्म हुई, फिर 3-4 साल उसने एमडी की। इस 10 साल के प्रोसेस में वो इतना ट्रेन हो जाता है कि हाँ, अगर कोई पेशेंट उसके सामने सडनली ना चाहते हुए भी एक्सपायर हो गया या डेड हो गया, वो इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि उसको अब इतना फर्क नहीं पड़ता। आप इसे कंपेयर कर सकते हो एक सिमिलर सिनेरियो से, जैसे एक बॉर्डर पे एक सोल्जर है, बंदूक लेके खड़ा है। हाँ। अब सामने उसे दुश्मन को मारना है तो वो सोचेगा नहीं, वो विदाउट इमोशन उसको गोली मार देगा। हाँ। और वो घर आके अपना खाना भी खा सकता है। बट यही चीज अगर उसे कहे कि आप अपने किसी नियर या डियर वन को गोली मारो, वो नहीं चला पाएगा। एग्जैक्टली। सेम ये डॉक्टर्स भी सोल्जर्स की तरह ही हैं। तो जब वो जाते हैं, वो पेशेंट्स को बहुत ही कॉम्पिटेंट मैनर में, कंपैशनेट और कॉम्पिटेंट मैनर में ट्रीट करते हैं। अच्छा। बट कई चीज़ें इवन डॉक्टर के हाथ भी नहीं होती। एक टर्मिनली इल पेशेंट आया, जिसका मान के चलिए बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, पहले से ही ब्रॉड डेड पेशेंट आया, मल्टीपल इंजरी है, कई बार इवन डॉक्टर्स भी नहीं बचा सकते, नहीं कर सकते। तो उस केस में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि दैट व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी, वो तो होना ही है फिर। तो मतलब डॉक्टर्स इतने ज़्यादा ट्रेंड है कि वो इन चीज़ों को डील कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और कभी भी एक सिंगल डॉक्टर नहीं होगा, आप कभी भी जाएंगे देखेंगे टीम ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा। जिसमें सीनियर से लेकर जूनियर तक सारी टीम हमेशा काम करती है। अच्छा। क्योंकि बिकॉज एक सीनियर का एक्सपीरियंस चाहिए और एक जूनियर का जो जोश है, जो ज़्यादा काम कर सकता है, वो भी चाहिए इमरजेंसी के दौरान। सो इट इज ऑलवेज अ टीम ऑफ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स अ पेशेंट। कितना वेल प्लान्ड है ये चीज़ें। यस, दिस इज द ब्यूटी, ये जो विद टाइम क्रिएट की गई है। यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड। अच्छा, तो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो अभी हाल ही एक केस आया था जिसमें नीट यूजी टॉपर जो थे और सेकेंड ईयर आई थिंक पीजी स्टूडेंट थे, वो उन्होंने सुसाइड किया था। तो आपका क्या टेक है कि हम अपने देश के डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे? पहले तो अगर उस केस की बात करूं, आई वॉज वेरी शॉक्ड, और मुझे उस इंसिडेंट से, जो आई थिंक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हुआ था, ही वॉज फर्स्ट रैंकर इन नीट यूजी, और नीट पीजी में भी वो फर्स्ट रैंकर था, अगर मैं आपको बताऊं। अच्छा। यस, और मैं इसलिए ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि मैं अपना भी जो अंडर ग्रेजुएशन जो एमबीबीएस मैंने की है, मैंने भी सेम कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से की है। तो ये केस थोड़ा मेरे दिल के काफ़ी करीब रहा और काफ़ी मैं शॉक्ड रहा था इस चीज़ के लिए। बट अगर हम इसके पीछे अगर साइंटिफिक बेसिस को देखें तो यस, आप कह सकते हो कि ये जो मेंटल स्ट्रेस और इन कॉमन वर्ड अगर मैं कहूँ जो डिप्रेशन है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी मैं कह सकता हूँ। अगर मैं कहूँ एक आदमी अगर डिप्रेशन में है, उसको ना तीन मेन सिम्टम्स होते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। अब इमेजिन करिए एक आदमी होपलेस है,
और वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहा, क्या वो जाएगा कि और कहेगा कि मेरा डिप्रेशन आप ठीक करो? नहीं। तो प्रॉब्लम यही होती है, द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन वो ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट भी सीख नहीं करते। यहां पे फिर रोल आता है सोसाइटी का, जो नियर वंस और डियर वंस है, रिलेटिव्स का। अच्छा। अब अगर ऐसे बच्चे की डेथ हो रही है तो आई स्ट्रांगली बिलीव एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग समवेयर। बट इसको ओवरकम करने के लिए, जैसे अगर मैं मेडिकल कॉलेज की ही बात करूं, सीबीएमई जो हमारा मेडिकल करिकुलम बनाता है, उसने स्पेशली मेंटल ट्रेनिंग पे कोर्सेस हमारे एमबीबीएस करिकुलम में ऐड किए हुए हैं। अभी? यस, अच्छा। कई सालों से है। अच्छा। बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने क्लोज रिलेटिव से बात करो, सोशली एक्टिव हो, अगर तब भी आपको दिक्कत आ रही है आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन और मेंटल स्टेट्स में हमारे ब्रेन में इट इज़ नॉट कि एक आदमी का बिहेवियर ऐसा है, नहीं, ये मेंटल स्टेट्स जो है बीमारी है, दीज आर डिजीज, साइकेट्रिक डिजीज। हाँ जी। यहाँ पे जेन्युइनली ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं हमारे वो डीजनरेट हो गए, डोपामीन, सेरोटोनिन ऐसे जो अमीन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ जी। तो ये सिर्फ एक दिखावे वाली डिजीज नहीं है, ये एक एक्चुअल डिजीज है, और इस एक्चुअल डिजीज के लिए फिर हमें दवाई देनी पड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे सोसाइटी का बहुत रोल है। अच्छा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ऐसे डिप्रेशन वाले सिम्टम्स स्टडीज़ कहती हैं जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें ज़्यादा देखा भी जाता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स। यस। हमारी सोसाइटी, इवन आवर पेरेंट्स, जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, वो नहीं मानते कि मेरे बच्चे को डिप्रेशन है। वो कहते हैं कि तू पढ़, इन सब चीज़ों में क्यों ध्यान दे रहा है, ये सब आज के ज़माने में आ गई है, नई चीज़ें हैं, हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं था। तो वो पेरेंट्स चाहते हैं कि बस तुम पढ़ते रहो, ये डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ नहीं होता। क्या कोई मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जो ऐसा सोचते हैं? पहले तो मैं उन पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों से बात करें, जितना हो सके खुल के बात करें, नॉट एज अ पेरेंट बात करें, एज अ फ्रेंड बात करें। क्योंकि जो बच्चा मेंटली सफ़र कर रहा है, अगर आप उससे पेरेंट बन के बात करेंगे वो आपको बात खुल के नहीं बताएगा। हाँ, अगर आप उससे फ्रेंड बन के बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको बात बताएगा कि वो किस मुश्किल में है। रिमेंबर, वो मेंटली रोज स्ट्रगल कर रहा है। वो सुबह उठते ही वो बच्चा एक लड़ाई लड़ रहा है अपने माइंड में, और ऐसा बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोलेगा बट उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यस, हम कह सकते हैं कि कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते, उसके रीजंस हैं। पहला रीजन मैं ये कह सकता हूं कि डिप्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है विद अर्बनाइजेशन। हाँ। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस कंटिन्यूसली रहे, जैसे हम सब फील करते हैं, हाँ। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन। अच्छा। तो एनवायरनमेंट जो है आजकल हमारा काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम कह सकते हैं डिप्रेशन का प्रेवलेंस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें, अगर कोई आपको गलती से बोल दे कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ, इस बात को लाइटली नहीं लेना, इस बात को बहुत सीरियसली लेना है, और उस आदमी की, उस बच्चे की, उस दोस्त की, उस बहन की, उस भाई की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें। अच्छा। क्योंकि ये एक सिर्फ फिजिकल, ये एक आप नहीं कह सकते कि सोच की बीमारी है, नहीं, ये एक डिजीज़ है जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के डोपामीन, सेरोटोनिन, इनकी डेफिशिएंसी से हो रहा है। इसको दोबारा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हमारी ऑडियंस के लिए, जो बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए भी। मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई और साइकेट्रिक बीमारी है, तो क्या उनको कोई फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं ऐसे कि डिप्रेशन की वजह से कोई और बीमारी हो जाती है? यस, ऐसा बहुत सा, अगर मैं कहूँ कि एक आदमी को डिप्रेशन है या औरत को डिप्रेशन है, तो 3 सिम्टम्स तो मैंने आपको बताए। हाँ जी। कि वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। हाँ जी। बट अगर हम उस व्यक्ति को देखें, बहुत ही मुश्किल है बता पाना कि ये आदमी डिप्रेशन में है।
अच्छा। वो आपके साथ होगा, वो आपके साथ नॉर्मल बिहेव करेगा और जान के करेगा, ताकि उसको पता ना लग जाए कि मैं इस जंग में, जो मेरे माइंड में एक जंग चल रही है, ये वो आपको नहीं बताना चाहता। वो इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको ये लगता है कि सामने वाला समझेगा नहीं मेरी कहानी हाँ को। जी। आपने फील भी किया होगा, हम सब ने कई बातें फील की भी होगी। हाँ, ऐसे अगर हम देखना चाहें तो इन लोगों में जो डिप्रेशन होता है जिनमें, उनमें एक सिम्टम्स आते हैं एनहीडोनिया का, जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियसली वो चीज़ें एंजॉय करते थे, वो धीरे धीरे देयर इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयड मतलब एक्टिविटीज। जो पहले एंजॉय करते थे चीजें करना, वो अब नहीं कर रहे। यस, इनमें स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। ज़्यादातर डिप्रेशन वाले लोगों में हाइपरसोम्निया, वो ज़्यादा सोते हैं। ज्यादा सोते हैं। बट यस, कई एटिपिकल डिप्रेशन में इंसोम्निया भी होता है। यस, आपने बात कही क्या इनमें दूसरी बीमारियां हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, एंजाइटी और डिप्रेशन वाले लोगों में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं। अच्छा। हार्ट अटैक के जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है। अच्छा। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। हार्मोनल। यस, हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर पीपल। सो यस, डिप्रेशन और एंजाइटी लाइक सिचुएशन आपके हर बॉडी के ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं विद कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो बीमारी की ही बात करी तो कैंसर, आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के, हमारे देश में स्पेशली। क्या रीज़न है कि ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और क्या कोई एक डेफिनेट क्योर मिलेगा हमें कभी कैंसर का? देखिए, हमें लगता है हमारे अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि कैंसर एक सिंगल बीमारी है। ऐसा अच्छा। नहीं है। कैंसर एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बीमारी है। अगर मैं आप कहूं कि एक ब्रेन का कैंसर ही 100 प्रकार का हो सकता है, अलग अलग टाइप का। ओके। एक लंग्स का कैंसर ही काफ़ी टाइप्स का हो सकता है। तो ओके। पहली बात तो कैंसर एक सिंगल बीमारी नहीं है, बहुत ही मल्टीपल कॉजेशन वाली बीमारी है। तो शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। यस, कैंसर एक जेनेटिक बीमारी होती है, जो हमारे सेल के अंदर जीन्स या डीएनए हैं, उनमें जब चेंजेस आ जाते हैं या म्यूटेशंस हो जाती हैं उसमें, तो वो सेल ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण अगर मैं कहूं कि लंग कैंसर की बात करें, जो सबसे कॉमन कैंसर है आज की डेट में वर्ल्ड अच्छा। में, उसका मेन कारण है पॉल्यूशन और स्मोकिंग। हाँ। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं, फीमेल्स में जो जेनाइटल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, वो एक वायरस से हो सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और HPV। एचपीवी वायरस, जिसकी आजकल इवन वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। हाँ। और मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से होने का रिस्क बढ़ जाता है। सिमिलरली ओरल कैंसर, जो हम कह सकते हैं टॉप 3 कैंसर्स में आता है, वो तंबाकू चबाने की वजह से होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कैंसर्स के। तो कैंसर एक सिंगल कारण की वजह से नहीं होता। और ये जो मैंने आपको सारे कारण बनाए, ये एनवायरमेंटल कॉजेज हैं। अच्छा। बट रिमेंबर, अगर हम एनवायरमेंटल कॉजेज को भी हटा दें, तब भी ऐसा नहीं है कि आदमी को कैंसर ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। अच्छा, कोई तो इंसान कई बार smoke- जीन से भी हो हाँ, जाता कोई है। इंसान स्मोक नहीं करता, उससे भी कैंसर होता है, मैंने सुना है। बट ऑड्स रेशियो की बात करें कि ऑड्स ऑफ हैविंग, ज्यादा चांसेस किस में है लंग कैंसर होने के? स्मोकर्स में ज्यादा है। बट अच्छा। अगर आदमी नॉन स्मोकर है, उसमें भी कैंसर हो सकता है। ओके। सो यस, तो जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं, स्मोकिंग को अवॉइड करना, पॉल्यूशन को अवॉइड करना, टाइम पे वैक्सीन्स लेना, तंबाकू ना खाना, जो फैक्टर्स हम अवॉइड कर सकते हैं वो तो हमें करने चाहिए। इससे एटलीस्ट ये होगा कि जो चांसेस है कैंसर के होने का, वो कम हो जाएगा। ओके। अब सेकंड सवाल आपका ये है, क्या कैंसर का क्योर है? यस, कैंसर का क्योर है, बट इसमें भी बहुत सीधा आंसर नहीं है। रिमेंबर, अगर कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया गया, रिमेंबर कैंसर की 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1, 2, 3, 4। अब 4th स्टेज जो होती है, उसमें कैंसर बॉडी के हर पार्ट में फैल जाता है। उसको ठीक कर पाना यस बहुत मुश्किल है, और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आदमी 5 साल तक भी सरवाइव ना कर पाए। मुश्किल है या इम्पॉसिबल? मुश्किल है। अच्छा। मुश्किल है, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आजकल बहुत नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जिसमें हम इवन स्टेज 4 कैंसर को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बट हमेशा कहा जाता है दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर स्टेज 1 पे कैंसर को पकड़ लिया गया, तो यस, कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल है। ओके। मेन ये है कि कैंसर को
शुरुआत में पकड़ना इज द की ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और उससे इंसान ठीक हो सकता है ठीक हो completely। सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कई कैंसर्स तो ऐसे हैं, जैसे मैं कहूँ CML, एक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसका आप टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए, ऐसा देखा गया है कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन से ज़्यादा वो CML वाले पेशेंट्स की लाइफ होती है। अच्छा, बिल्कुल। CML कौन सा कैंसर होता एक है? ब्लड कैंसर होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ओके। तो इसमें इवन है, इनके काफ़ी ड्रग्स आते हैं, इमैटिनिब, नाइलोटिनिब, और इसका कंप्लीट इलाज भी है। ओके। और अगर इसका इलाज ढंग से किया जाए, ये आदमी एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले ज़्यादा भी जीते हैं, ऐसा भी है। दैट्स शॉकिंग। यस, तो मेडिकल साइंस इज नॉट 1+1=2। तो मेडिकल साइंस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जैसे हम कह सकते हैं एक आर्ट है। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए यस, हमेशा अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मेडिकल से मेडिसिन जो हो गई, मेडिसिन से मेरा एक सवाल ये आता है कि हम सबको मेडिसिन का डब्बा या मेडिसिन का जो पत्ता होता है उसके पीछे पढ़ना नहीं आता, तो हम उस मेडिसिन के डब्बे को कैसे पढ़ सकते हैं? यस, एक्चुअल में अगर आप मेडिसिन का बॉक्स देखें, पीछे से देखें, तो उसमें कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो बहुत ही साइंटिफिक होते हैं, जो एक जनरल पब्लिक नहीं समझ सकती। हाँ जी। बट कई चीज़ें बहुत सिंपल वे में भी लिखी जाती हैं। तो अगर आप देखें मेडिसिन का बॉक्स पीछे से, तो सबसे पहले एक दवाई का नाम लिखा होता है। लेट्स से पैरासिटामोल लिखा है और डोलो लिखा है। पैरासिटामोल का मतलब जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अच्छा। जो दवाई है। डोलो मतलब या कैल्पोल मतलब जो किसी कंपनी ने बनाई है, वो कंपनी का ट्रेडमार्क होता है। फिर उसकी डोज वगैरह लिखी होती है और इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं बाकी के। नाउ किसी भी दवाई के पीछे सबसे बड़ा, सबसे पहले एक बॉक्स बना होता है ब्लैक कलर का, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, और उसके अंदर लिखा होता है वार्निंग। वार्निंग का मतलब कि इस दवाई को इस बीमारी में गलती से भी नहीं खाना, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। हर दवाई पे पीछे लिखा होता है। ओके। ठीक है, उसके बाद लिखा होता है, तो इस बात को एक जनरल पब्लिक पढ़ सकती है। ठीक है। इंग्लिश में लिखा होता है। आजकल हमारी सरकार ऐसी प्रावधान भी कर रही है कि लोकल लैंग्वेज में भी लिखा जाए। अभी तक कोई लॉ नहीं है ऐसा, बट इंग्लिश में तो लिखा होता है। ओके। उसके बाद लिखा होता है कि इस मेडिसिन से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो हमें पता है। लेट्स से कि हमने एक दवाई खाई, उसमें लिखा होता है कि आपको नोजिया या वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, आपको नींद आ सकती है, ठीक है, तो आपको बीपी कम हो सकता है। तो कई साइड इफेक्ट पता होते हैं, और लिखा होता है कि अगर इनमें से कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आ रहा है तो इस दवाई को लेना बंद कर दे। तो ये कोई भी एक जनरल आदमी, लेमन मैन, वो इसको पढ़ सकता है। अब कई ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो हमें भी नहीं पता, लाइक एलर्जी। हमने 100 लोगों में दवाई दी, 2 लोगों में एलर्जी हो गई, बाकी 98 में नहीं हुई, क्योंकि वो जेनेटिकली डिटरमाइंड साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे साइड इफेक्ट भी लिखे होते हैं कि अगर आपको सडनली रैशेज आने शुरू हो गए, लाल पड़ गया, सडनली धब्बे आ गए, ब्लड प्रेशर कम हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो भी लिख दिए जाते हैं कि ये हो सकते हैं, पर ये सब में नहीं होंगे। ओके। अगर ऐसा होता है तो हमें उसको, जिसको हम कह सकते हैं नॉन प्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स या नॉन प्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट, वो भी लिखे होते हैं। अच्छा। उसके बाद लिखा होता है कि क्या ये दवाई प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये हमेशा लिखा होगा हर दवाई पे। ओके। एग्रीड, हर दवाई पे ये बात लिखी होती है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ले सकते हो कि नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई स्पेशल बात है उस दवाई की, वो लिखी होती है। और हमेशा एक बात लिखी होती है कि दवाई हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के ले, कंसल्ट करके ले। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन जितना हो सके अवॉइड करें। अच्छा, कई Yes. लोग ऐसा करते हैं कि मम्मी ने बता दी, ये दवाई ले ली। यस, मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है कई केसेस में। अच्छा। तो जितना हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले। कई बार लेते हैं, ठीक है, मम्मी बोलती हैं या नियर एंड डियर बोलते हैं कि आप दवाई ले लीजिए। यस, कई दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं हमें, लाइक पैरासिटामोल। बहुत ही सेफ दवाई है, टाइम टेस्टेड दवाई है। अगर एक आदमी काफ़ी टाइम से ले रहा है तो ठीक है, उसे बुखार हो रहा है तो ले ले, सिर में दर्द हो रहा है तो ले ले। बट कोई भी नई दवाई जो पहली बार ले रहा है, वो विदाउट कंसल्टेशन, उसे बिना डॉक्टर के परामर्श के बगैर उसे नहीं लेनी चाहिए। ओके। तो सर, हमारे देश में ना बहुत यंग लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं,
ये बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 20s 30s एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में कभी आते नहीं थे। अच्छा। यस, छोटे बच्चों में पहले भी हार्ट अटैक आते थे, बिकॉज कई हार्ट की ऐसी बीमारियां होती हैं, लाइक आई वुड से कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, हार्ट में इन्फ्लेमेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ऑलरेडी प्रूवन है कि छोटे बच्चे में हार्ट अटैक आ सकते हैं। ओके। बट यस, जैसे आप कह रहे हैं कि विद टाइम अगर आप कहें कि कोई ऐसी कंक्रीट स्टडी तो वैसे अभी नहीं है कि जो प्रूव करे कि छोटे बच्चों में ज़्यादा आ रहे हैं पहले के मुकाबले। इसके लिए तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव डाटा निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज, अगर हम ऐसा कहें तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने डिस्कस किया, एक स्ट्रेस फैक्टर, डाइटरी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और जो हमारी डाइट चेंज हुई है, जैसे कि जंक फूड, जिस जंक फूड में आप जानते हो ट्रांस फैट होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और सारे बैड लिपिड्स होते हैं। ऑल दीज थिंग्स दे कैन ब्लॉक अवर कोरोनरी आर्टरीज, एंड इफ दे ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हार्ट अटैक में मेरा ये भी आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। यस, ऐसे कई केसेस है जो हमारे, आई थिंक बॉलीवुड में भी कई लोगों को ऐसा हुआ है। सो यस, अब अगर हम उन 2-4 केसेस की बात करें तो यस, उनमें क्या था कि प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज थे उनमें। अच्छा। जो डायग्नोस नहीं हुए थे। अच्छा। तो ऐसी केस में तो देखिए हार्ट अटैक पड़ सकता है। सेकेंड थिंग जो आपने कहा, यस, अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज नहीं है फिर भी अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर दें तो यस, देयर इज अ ब्लीक पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है। अच्छा। Yes. ये जिम करने की वजह से हो रहा है या क्या? आप जिम भी कह सकते हैं या कोई भी ऐसी स्ट्रेनस या कोई भी ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेन लगाना पड़े, स्ट्रेस लगाना पड़े और हमारी बॉडी पहले से अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, हमने अपने आप को ऐसे वार्म अप नहीं किया, तो यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं खुद करती हूँ बहुत ज़्यादा कि हमें कोई भी सिम्टम दिखता है हमारे अंदर तो हम गूगल कर लेते हैं उसे कि आई एम हैविंग दिस 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 दिस। अब गूगल बताता है कि आप पॉसिबल डायग्नोस दे देते हैं हमें और हम सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं गूगल देख के। मैंने कितनी बार अपने आप को कैंसर डायग्नोस कर दिया है। तो ये जो आजकल ये हो रहा है, इस पे आपका क्या टेक है? मैं वही कहूँगा कि आधा सच जो होता है वो पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता वो ज़्यादा अच्छी बात है, इस बात को एक्नॉलेज करिए। अच्छा। बट अगर आप आधा सच जान के सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, देन दिस इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। अच्छा। रिमेंबर, गूगल के बेस पे अगर हम डायग्नोसिस बनाएंगे तो अगर गूगल तो ऐसा भी दिखा देगा कि आपको अगर सिर्फ स्किन पे इचिंग हो रही है तो स्किन कैंसर हो सकता है, गूगल तो ये भी दिखा सकता है। सो रिमेंबर, हमेशा कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं बनाना चाहिए। ओके। यस, आप डॉक्टर से मिल के आइए, आप डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करिए अपने बीमारी को लेके। डॉक्टर आपको कुछ समझाएगा, उसको समझिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, उस पॉइंट को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बट सेल्फ डायग्नोसिस बनाना इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो खुद ये करती हूँ। अच्छा। तो सर, जो हम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो हम कई बार खुद ही ले लेते हैं कि हमारा ब्लड टेस्ट में आया विटामिन डी कम है, जाके केमिस्ट को बोला विटामिन डी। आजकल तो ऐसे लोग ब्रांड्स हैं जो ऐसे ही अपने विटामिन और सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं। गमी वेयर्स चल रही हैं आजकल और ये सब। तो कोई सही तरीका है सप्लीमेंट्स लेने का या कोई सही टाइम है सप्लीमेंट्स लेने का? यस, अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ। एक ऐसे ही पेशेंट मैंने देखा था, उसको विटामिन डी की कमी थी। अच्छा। उसने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, वो केमिस्ट पे चला गया और उसने विटामिन डी का सैशे ले लिया। सम 60,000 यूनिट्स का होता है। ओके। आइडियली वो सैशे वीक में एक बार लेना होता है। ओके। बट क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं गया था, उसे मेडिकेशन एरर हो गया, उसको नहीं समझ आया कि कैसे लेना है और उसने दिन का एक सैशे लेना शुरू कर दिया। बट आफ्टर 2 मंथ्स वो पेशेंट इमरजेंसी में आया और वो बिल्कुल ऐसे अकड़ा हुआ था क्योंकि उसके ब्लड में विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ था, हाइपर कैल्सीमिया हो गया था
और ज़्यादा कैल्शियम से बोन, हार्ट, सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। Okay. हार्ट में एरिथमियास हो जाते हैं एंड दैट पेशेंट अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट। वो बहुत ही यंग एज में वो पेशेंट डेड भी हो गया। अब पॉइंट ये है कि देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी लेना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बट कैसे लेना है ये आपको कैसे पता लगेगा? कितना लेना है ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। अच्छा। अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि मेडिकेशन एरर्स होंगे अच्छा, एंड मेडिकेशन एरर समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। यानी कि हमें उस मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट मिल सकता है, हम और खराब हो सकते हैं। एरर्स में साइड इफेक्ट्स तो आते ही हैं, ठीक है। पर यह भी आ सकता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी किससे लेना है। खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, Exactly. रात को लेना है कि सुबह लेना है, अच्छा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इमेजिन करिए एक दवाई है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, वो दवाई हम ज्यादातर पेशेंट को रात को सोने से पहले देते हैं कि वो दवाई खाए और लेट जाए, क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में होगे आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। ओके। और हाइपोटेंशन कई बार बहुत डेंजरस हो सकता है, पेशेंट को सिनकोप हो सकता है। ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं। तो डॉक्टर का जो रोल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार इसको समझते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। रिमेंबर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कभी भी मेडिकेशन ले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। ये तो जो मैंने आपको बातें बताई ये तो सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल्स हैं, बट इससे भी ज्यादा चीजें वर्स हमने देखी हैं। अच्छा, तो सर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो हमारा बहुत फेमस सेगमेंट है नमा टॉक्स का, जिसको मिथ वर्सेस फैक्ट बोलते हैं, बट आपके साथ हम उसे बोलेंगे ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये मेडिकल है। तो शुरू करें सर? बिल्कुल। ठीक है, तो पहला ये है कि कोविड वैक्सीन जो हमने लगवाई थी उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अभी फ्यूचर में दिखेंगे एंड ऑलरेडी दिख रहे हैं। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं? देखिए, उस समय जब कोविड आया था तब एक पेंडेमिक वाली सिचुएशन थी। अच्छा। एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। और यस, जो हमें करना चाहिए था एज अ ह्यूमन रेस कि हमें एक फटाफट इलाज ढूंढना था, और यही हम सब ने मिलकर किया, हमने वैक्सीन बनाई। हाँ जी। और आज भी ये प्रूवन है कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस वैक्सीन इज मोर देन रिस्क। कि ओके। उसने उस समय जितनी जानें बचाई, और जो उससे रिस्क हैं कि अब लेटर ऑन कई पेशेंट्स में हार्ट अटैक आ रहे हैं, लिवर डैमेज हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, ये देखा जाता है। बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ लेस देन 5% जो अभी तक प्रूव हुआ है। ओके। बट कोई भी ड्रग हम इसीलिए मार्केट में लाते हैं, हमें दो चीज़ें कंपेयर करनी है, रिस्क देखना है और उसका फ़ायदा देखना है। और जो अगर फ़ायदा ज़्यादा है रिस्क से तो यस, उस चीज़ को लाना चाहिए। और क्या फ्यूचर में अभी हमें और सिम्टम्स दिख सकते हैं उसकी वजह से? जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं, जो 2-3 डिफाइंड है, वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं। अच्छा। यस, अब कोई नई बीमारी वेरी अनलाइकली, बहुत अनपॉसिबल है कि कोई बीमारी, एक वैक्सीन जो हमने 5-6 साल पहले लगाई, 15-20 साल बाद उससे कोई बीमारी आ जाए, इट इज़ वेरी अनलाइकली। अच्छा। यस। तो बीमारी पे आते हैं तो मंकी पॉक्स Yes. एक नया वायरस फैला हुआ है देश में क्या वर्ल्ड में, बट कई स्टडीज़ ये भी कह रही हैं कि मंकी पॉक्स का रिस्क हमारे देश में बहुत कम है। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, हमारे देश में रिस्क कम है, ये हमारी भारत सरकार ने भी इसे एक्नॉलेज किया है। बट अगर मैं कहूँ, ये पूरा सच नहीं है इस बात को अगर हम अच्छा। कहें कुछ हद तक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले मंकी पॉक्स के बारे में बताता हूँ। मंकी पॉक्स बेसिकली स्टार्ट हुआ था अफ्रीका में 2022 में। कोंगो एक देश था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। मंकी पॉक्स इसलिए बोलते थे क्योंकि मंकीज और ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हो सकता है, अच्छा। इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स आया था। अब जो लोग अफ्रीका से इंडिया आ रहे हैं या अफ्रीका से किसी और देश में जा रहे थे, वहाँ से फिर ये फैला, ओके। और विद इन 1 ईयर, 1 साल में ये 50 से ज़्यादा देशों में फैल चुका था। अच्छा। बट अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जिसमें भारत भी एक देश है, यहाँ पे इंसिडेंस बहुत कम है। अच्छा। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि पहला कारण ये था कि हमने बहुत शुरुआत से ही अपने जो एयरपोर्ट्स थे या और किसी तरीके से जो ट्रैवलर्स इंडिया में आ सकते थे, हमने उनकी चेकिंग शुरू कर दी थी। ओके। अगर हमें सिम्टम्स मिलते थे तो उसे हम आइसोलेट और क्वारंटाइन, जिसे हम वर्ड बोलते हैं, उसको अलग से रखते थे ताकि Monkeypox सिम्टम्स को उस आदमी को अच्छा। दूसरों में ना फैला पाए।
दूसरा कारण यह है कि देखिए मंकी पॉक्स को फैलने के लिए क्लोज कांटेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। ओके। तो कोई बॉडी की सिक्रीशंस, एरोसोल्स जो आप सांस ले रहे हैं मेरे तक आ रही है और इसको बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा तो ये फैल सकता है। ओके। तो अगर हम पहले ही जो हमारे पास केस आया, लेट्स से एयरपोर्ट पे आया या किसी सी पोर्ट पे आया, अगर हमने उसे वहीं रोक दिया तो फैलने के चांसेस बहुत कम है। ओके। सेकंड रीज़न अभी तक जो नहीं फैला इतना ज़्यादा, आई थिंक इंडिया में 30 से 50 केस ही रिपोर्टेड है, 32 बिटवीन 30 to 50 ही अभी तक रिपोर्टेड है। एक एक केस हम कह सकते हैं कि नहीं पाया गया। उसका रीज़न ये है कि जो स्ट्रेन है अभी जो सर्कुलेट हो रहा था वो बहुत ही वीक स्ट्रेन है वायरस का। अच्छा। बट ये अच्छी बात थी, बट रिसेंटली अभी न्यूज़ से पता लगा कि कई डेंजरस स्ट्रेन भी अब मंकी पॉक्स के राइज हो चुके हैं। हाँ। लाइक क्लेड 1 भी एक स्ट्रेन है जो काफ़ी डेंजरस माना जा रहा है, जिसकी मॉर्टेलिटी, जिसमें डेथ के कारण, डेथ के जो चांसेस है काफ़ी हायर हैं। तो उसके लिए हमारे देश को तो देखिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके। तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़े ओल्ड एज पीपल थे उन्होंने पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ली हुई थी, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती थी। बट इस सिक्के के दूसरा पहलू ये कहता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है, कई दशकों से हमने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं दी। उसका कारण ये है स्मॉल पॉक्स हम इरेडिकेट या ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हमारी जो कम्युनिटी है उसकी जो इम्यूनिटी है, शक्ति है, वो धीरे धीरे अब कम हो चुकी है स्मॉल पॉक्स को लेके। तो हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा इस पे नज़र रखनी चाहिए मंकी पॉक्स पे, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश में फैल नहीं सकता। तो हमारे देश में भी ये फैल सकता है, तो बस हमें इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई केस मिलता है तो उसको इफेक्टिवली ट्रीट करिए। वैक्सीन अवेलेबल हैं ऑलरेडी, एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो भी अवेलेबल्स हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि मेफ्टाल जो एक मेडिसिन है, यूजुअली जो विमेन लेती है अपने पीरियड्स के दौरान, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। देखिए मेफ्टाल अगर हम बात करें एक पेन किलर होती है और उसमें एक दूसरा कंपोनेंट होता है डाइसाइक्लोमीन, जिससे थोड़ी मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, जिससे थोड़ा पेन में, एब्डोमिनल पेन में रिलीव आता है। ओके। यस, मेफ्टाल बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है स्पेशली पीरियड्स में, अगर एक फीमेल को पेन हो रहा है। ठीक है। बट रिमेंबर मेफ्टाल जब भी प्रिस्क्राइब की जाती है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। मतलब 1 से 3 दिन तक मैक्सिमम दी जाती है। ओके। अगर अब इसको कंटिन्यूसली यूज करना शुरू कर दे, लंबे समय के लिए यूज करना शुरू कर दे, या आप इमेजिन करिए थोड़ा सा भी किसी भी कारण की वजह से पेन हो रहा है और हम कहते हैं चलो दवाई खा लें और एक पेन किलर खा ले, फटाफट दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा। जिसको आजकल हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं पेन किलर्स का अब्यूज हो रहा है, हम ओवर ज्यादा खा रहे हैं पेन किलर्स। हाँ। कुछ भी होता है हल्का सा हम पेन किलर खाते हैं। तो रेगुलर इनटेक ऑफ दिस काइंड ऑफ मेडिसिन लाइक मेफ्टाल लाइक मेडिसिन रेगुलरली आप खाते रहेंगे तो यस, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। तो हर महीने नहीं खानी चाहिए? हर महीने आप कितने दिन के लिए खा रहे हो, पहली बात यह है कि अगर आप 1 से 2 मैक्सिमम 3 दिन खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यही 7 दिन 10 दिन लगातार खा रहे हो या 15 दिन एक महीने में आप खा रहे हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि कहा जाता है लिवर डैमेज होता है मेफ्टाल खाने से। लिवर डैमेज हो सकता है, अराउंड 5% रिस्क होता है लिवर डैमेज का। बट लिवर डैमेज से भी ज़्यादा कई और बीमारियां हो सकती हैं, लाइक स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, और किडनी डैमेज जो इसका बहुत ही प्रूवन साइड इफेक्ट है वो हो सकता मेफ्टाल का। यस। अच्छा, तो नेक्स्ट मेडिसिन का ही क्वेश्चन है जो मेरा, कि ये जो डोलो, पैरासिटामोल, कॉम्बीफ्लैम जो हमारे घर में हर किसी के घर में मिल जाएगी आपको नॉर्मली, वो मेडिसिन लोग ऐसे ही खा लेते हैं। कई लोग तो अपने रिश्तेदार को बोल दिया सर दर्द हो रहा है ये ले कॉम्बीफ्लैम खा ले। बट कई बार ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी को कोई बीमारी हो तो उनको ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए नॉर्मली। एग्जैक्टली। अगर आपने बात छेड़ी कॉम्बीफ्लेम की, कॉम्बीफ्लेम में जो कई केमिकल्स ऐसे होते हैं, देखिए हम कॉम्बीफ्लेम खाते क्यों हैं? हमें बुखार हो रहा है, मान के चलिए बुखार में कॉम्बीफ्लेम खाते हैं। हाँ। बट अगर मैं कहूँ कि कॉम्बीफ्लेम कभी भी अगर किसी वायरल इन्फेक्शन से बुखार हो रहा है हमें नहीं खानी चाहिए, ये बात लोगों को नहीं पता।
और ये बात अच्छा। कौन बताएगा? ये सिर्फ डॉक्टर्स बता सकता है। अच्छा। अगर आप याद करें कि कोविड का एक वायरस हुआ था, उसमें हमने सिर्फ पैरासिटामोल दी थी लोगों को, हाँ। हमने कॉम्बीफ्लेम किसी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की थी। ओके। एग्रीड? तो बात यह है कि कॉम्बीफ्लेम जैसी दवाइयाँ जो हमें लगता है कि बहुत इजीली अवेलेबल हैं, घर पे हमेशा पड़ी रहती हैं, कोई भी खा सकता है, इनको भी हम बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जहाँ पे इवन कॉम्बीफ्लेम भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं दे सकते हम। अच्छा। तो कोशिश करिए जितना हो सके आप कोई भी दवाई खाएं, मेडिकल कंसल्टेशन के बाद ही खाएं। ठीक है, तो ये हमारे सेगमेंट का एंड था, ट्रू और फॉल्स का। अब कुछ लास्ट सवाल जो मेरे आपसे आते हैं कि एक मैं बहुत सीरियस केस डिस्कस करना चाहूँगी। आप डॉक्टर कम्युनिटी से हैं इसलिए मैं करना चाहती हूँ। अभी हाल ही कोलकाता में एक केस हुआ था जिसमें एक डॉक्टर का रेप हुआ था। तो उसमें बहुत डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया एंड उस हॉस्पिटल को भी बहुत बैकलैश मिला, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बहुत कुछ हुआ। आपका क्या कहना है उस केस के बारे में? देखिए, एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी तो मुझे बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया, एज अ ह्यूमन जो हर किसी को आना भी चाहिए, क्योंकि एक लेडी डॉक्टर जो रात को अपनी ड्यूटी करके आ रही है, जो स्पेशली दूसरे प्रेग्नेंट फीमेल्स की डिलीवरी कराती है, जो आप कह सकते हो कि एक नए ह्यूमन बीइंग को बर्थ दे रही है, अगर हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, देन आई थिंक कि हम अपनी एज अ सोसाइटी में, अपने मॉरल्स में हम सबसे नीचे दब चुके हैं आज की डेट में। ये क्राइम, बात ये नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि ये क्राइम किसी के साथ भी अगर हो रहा है तो इस पे सख्त से सख्त पनिशमेंट तो होनी ही चाहिए, प्लस एक मैसेज भी क्रिएट कई बार होना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। सेकेंड थिंग, बात करते हैं अगर उस केस की पर्टिकुलरली, इमेजिन करिए कि एक डॉक्टर है, वो अपने वर्क प्लेस पे उसके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कहीं जा रही है, उसके पीछे कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग पीछे पड़ गए, नहीं, वो बहुत ही एक सेफ एनवायरनमेंट में थी। हाँ जी। वो अपने हॉस्पिटल में थी, उससे ज़्यादा उसको सेफ जगह उस समय नहीं मिल सकती थी, और वहाँ पर उसके साथ ऐसा हीनियस क्राइम हुआ है। तो यस, एज अ सिस्टम हम फेल हुए हैं, बट बात यह है कोई भी फेलियर है हमें एक रास्ता दिखाता है अपने आप को ठीक करने का। तो यस, हमें करना क्या चाहिए एज अ सोसाइटी, हम इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स बना के, मीडियम टर्म गोल्स बना के और लॉन्ग टर्म गोल बना के। अच्छा। शॉर्ट टर्म गोल तो यही कहता है कि जस्टिस जितना जल्दी मिल सके उनको मिले, उनके पेरेंट्स को जो हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको अश्योरेंस जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। मीडियम टर्म गोल ये होना चाहिए कि वहाँ पे उस एरिया जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। और ये तो डॉक्टर्स का केस है, डोंट यू थिंक मरीजों को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए? Exactly. क्योंकि उन हॉस्पिटल्स में आप मत इमेजिन करिए कि बहुत अमीर लोग आते हैं, वहाँ पे सोसाइटी के सबसे पिछड़े वर्ग, गरीब वर्गों का इलाज होता है, जिनकी आवाज़ भी कई बार ऊपर तक नहीं पहुँच पाती। और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में हमें एज अ होल सोसाइटी अपना माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट इज पैरामाउंट, उनको जो हक है उनका, उनकी जो रिस्पेक्ट है, ओहदा है, वो उनको हमेशा बिना कहे, बिना मांगे उनको मिलना चाहिए। आपका ये थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन की ये चीज़ को कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम एज सोसाइटी कर सकते हैं, इस केस से क्या सीख सकते हैं हम, वो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। एंड मैं इस एपिसोड को एंड ऐसे नोट पे नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे, सो दैट कुछ पॉजिटिविटी आए हमारे एपिसोड में भी एंड हम इस चीज़ से भी सीखें, प्लस हम कुछ अच्छा लेके जाएं। तो आप एज अ टीचर, जो आप बच्चों को सिखाते हैं, उनके लिए एक एडवाइस, सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट जस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स, कि एक एडवाइस जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए उनको आप दे सकते हैं। पहली एडवाइस तो यही दूंगा बच्चों को कि बेटा, कोई भी एग्ज़ाम आपका जीवन तय नहीं करेगा। जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देनी है आपने, और एक परीक्षा आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकती।
बट हाँ, परीक्षा क्लियर करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने अचीव करना है, रिमेंबर, हमें इम्पेशेंट एस्पायरर नहीं बनना। एक दिन में वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ कंटिन्यूस एफर्ट रिक्वायर करती है। यू कैन नॉट क्लाइंब एन एवरेस्ट इन वन डे, इट टेक्स प्लेंटी ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो। तो कुछ नहीं बेटा, चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अपना हेड डाउन रखिए, अपनी ईगो को डाउन रखिए। एज अ हम्बल पर्सन जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, एंड जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको पूरी शिद्दत से पढ़िए, पूरा दिल लगा के पढ़िए, एन्जॉय करके पढ़िए। अगर आप इस जर्नी को नहीं एन्जॉय कर पाएंगे तो अगर सक्सेस मिल भी गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जस्ट एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग एंड डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट रिमेंबर, अगर नहीं मिला तो रिमेंबर, ये जो परीक्षाएं हैं ये आपकी जीवन नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यस, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना ही सबसे सही तरीका है जीवन जीने का। तो परीक्षाएं तो आपने देनी ही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एडवाइस थी। मैं खुद टच्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एक स्टूडेंट थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा है आपसे। ये एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए भी, सबके लिए, एंड आपने जो नॉलेज दिया हमें वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। सो थैंक यू सर हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू ऑडियंस जो हमारे साथ एंड तक रही है। इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कर सकते हैं। ये नॉलेज सिर्फ अपने साथ मत रखिए। सो कीप वॉचिंग नमर टॉक्स एवरी फ्राइडे 9 PM। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा।